नमस्कार दर्शकों, आपका आज के कार्यक्रम वागधारा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारी मातृभाषा, जी हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में। जब किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है तो अमूमन उसकी जो पहले शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा के होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो या पिता के रूप में। और कहा यह जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। हिंदी बोलने पे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और दर्शकों, आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं राजभाषा हिंदी का सफ़र राष्ट्रभाषा की ओर। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हितेंद्र शर्मा जी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सर्वप्रथम आभार, और दूरदर्शन हिमाचल की टीम का भी तहे दिल से आभार कि ये इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। जी सर, आज हम बातचीत करने वाले हैं राजभाषा हिंदी के बारे में। और राजभाषा ना कह के अगर मैं इसे मातृभाषा कहूँ, क्योंकि हमारी तो मातृभाषा ही हिंदी है, तो ये गलत नहीं होगा। जब हम हिंदी की बात करते हैं सर, और हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं, और हिंदी भाषा के संदर्भ में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या इसका इतिहास रहा है और हमारे जीवन में इसका क्या, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें या संदर्भ की बात करें, क्या है। और आप एक प्रसिद्ध लेखक और कवि भी हैं, और अगर कविता के साथ आप कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के महत्व को जोड़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हिंदी के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह एक ऐसी भाषा है जो शहरी, ग्रामीण और शिक्षित अशिक्षित सभी वर्गों को एक साथ जोड़ती है। हिंदी के बारे में विद्वानों का मत है कि जिस देश को अपने देश की भाषा, अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं, वह उन्नत नहीं हो सकता। प्राचीन काल से भारतवर्ष में जो आम बोलचाल की भाषा रही, साहित्य की भाषा रही, वे संस्कृत रही जी। और कालांतर में संस्कृत से ही विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति हुई, उनका जन्म हुआ, और हिंदी को संस्कृत भाषा का उत्तराधिकारी माना जाता है। हिंदी भाषा का सीधा संबंध हमारी आंचलिक भाषाओं से भी है, और हिंदी भाषा का हमारी देश की, भारतवर्ष की आंचलिक भाषाओं से किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, अपितु ये इन्हें समृद्ध करती है। यदि हम सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद भी जी संस्कृत में लिखा गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसलिए राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से भी देवनागरी लिपि जो है हमारे भारतवर्ष की सभी भाषाओं में, सभी आंचलिक भाषाओं के लिए अनिवार्य है जी। और अगर हम बात करें कि भाषा जो हमारी सांकेतिक भाषा है या लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है, जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो हम हमेशा अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और हम अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसा आपने कविता की बात कही, तो मैं जरूर एक कविता आपको हिंदी भाषा पे सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हिंदी सबकी साझी भाषा, कानों में मिश्री घोले, सबको जोड़े, गले लगाए, वैर भाव पल में तोड़े। जन भाषा संपर्क बढ़ाती, ज्ञान बांटती जाए। औ से अनार, ज्ञौ से ज्ञानी, शब्दों का बोध कराए। जी। सबके शब्द समाये इसमें, कोई किसी से वैर नहीं। सबको प्रेम से गले लगाया, इसका कोई गैर नहीं। पंचायत से यूएनओ तक सिंहासन की वाणी है। देवनागरी लिपि में सोहे, यह वैभव अमर कहानी है। नानी दादी के किस्सों में, लोरी में, गीतों गज़लों में, प्रांत प्रांत की अपनी भाषा, यह तो सबकी रानी है। आज़ादी के अमर तराने गाने वाली हिंदी है। भारत के मस्तक पर भाती, श्रृंगार सजाती बिंदी है। गीता, वेद, पुराण इसी में, बाइबल और कुरान इसी में, इसका साहित्य अमर अनोखा। कालजयी बन इतराता, दुनिया का सरताज देश है। हिंदी का रखवाला, अपनाएं हिंदी को, हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला।
जी, बहुत खूब सर। और क्या ये आपकी स्वरचित रचना है? जी, और ये क्या प्रेरणा रही आपके आपके मन में, आपके दिमाग में, जो आपने हिंदी के लिए इतने बखूबी शब्द आपने प्रयोग में लाए हैं? जी, जैसे ही मुझे सूचना हुई कि हिंदी के विषय में दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करनी है, तो जो भाव थे, जो मन में विचार थे, जी। वो हमने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और ये कविता विशेष तौर पर दूरदर्शन हिमाचल के लिए लिखी गई है। जी सर, बहुत खूब। आपने दूरदर्शन हिमाचल हमारे प्रदेश के अपने चैनल के लिए एक हिंदी में कविता लिख के लाए, और उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जब हम हिंदी की बात करते हैं, और सर आपने ये भी कहा कि जब हम अपने जनमानस की बात करें, हम सोचते हिंदी में हैं, हम बोलते हिंदी में, पर कहीं ना कहीं और भाषाओं का जो, अगर मैं कहूँ, दुष्प्रभाव भी हिंदी पे पड़ा है। और हम आज के जो युवा जनरेशन की अगर हम बात करें, हमारे युवाओं की हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शायद हिंदी इतने अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं दूषित हिंदी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, कहीं ना कहीं वो इंग्लिश के होते हैं, उर्दू के होते हैं, फ़ारसी के होते हैं, जिसको वो हिंदी समझ के प्रयोग में लाते हैं। तो कितना ज़रूरी आपको ये लगता है कि हिंदी की जब हम बात करते हैं, इतनी प्राचीन भाषा है हिंदी, और संस्कृत के साथ इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव है, और बहुत ही पुरानी भाषा, यूरोपियन लोग भी कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ अपनी भाषा को जोड़ते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा को प्रिजर्व करें, अपनी भाषा के बारे में जानें, और ख़ासकर युवाओं को इस बारे में बताएं? देखिए, ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है कि जो विगत शताब्दी में मुग़ल, शक, अंग्रेज जितने भी आक्रांत बनकर के भारतवर्ष में आए, तो उन्होंने क्या किया कि हमारी भारतीय भाषा, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी मान्यता, हमारी परंपराओं को समूल रूप से नष्ट करने के प्रयास किए, और जो हमारी राजकीय भाषाओं में उर्दू, फारसी, इन चीज़ों को शामिल करने के प्रयास किए, जी। और उन्हें काफ़ी प्रचलित किया। और ये तो जो हिंदी है, स्रोत परंपरा के कारण ये हिंदी, संस्कृत और संस्कृत का जो साहित्य है वो बचा रहा, और आम जनमानस में हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति बची रही। जी। लेकिन अपनी माटी, अपना देश, अपनी रीति रिवाज, साहित्य, संस्कृति, इन सब के लिए भी स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया, और जब हम स्वतंत्र हुए, जी। तो ये माने जाने लगा कि अब जो है एक उम्मीद बनी कि अपनी भाषा होगी, अपना साहित्य होगा। लेकिन आज़ादी के बाद, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण, जी। आज भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत हमारे देश पर, हम सभी पर हावी है। जी। और आज़ादी के बाद जब संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई, तो उसका काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद हिंदी को पूरे राष्ट्र में लागू करने के प्रयास हुए, जिसके लिए 10 वर्ष का समय लिया गया कि इसे एक सशक्त भाषा हिंदी को बनाएंगे, और हिंदी का समन्वय सबके साथ बिठाएंगे। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यह सम्मान उस प्रकार से नहीं पा सकी है, या ये प्रयास अभी अधूरे हैं। इसमें और प्रयास करने चाहिए जब तक इसमें सफलता नहीं मिलती। जी। हितेंद्र शर्मा जी, आपने बताया कि कहीं ना कहीं विगत शताब्दी की अगर हम बात करें, पर मुझे लगता है कि जब हम गुलामी की बात करते हैं, हम पराधीनता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम पराधीन हुए, तभी और जो आक्रांतकारी थे, या फिर चाहे अंग्रेज़ शासक हों या फिर मुग़ल शासक भी हों, जब उन लोगों ने फ़ारसी, अरबी या इस प्रकार की जो बोलियां थी वो हिंदी पे थोपने की कोशिश की, कहीं ना कहीं हिंदी का स्वरूप भी काफ़ी हद तक बिगड़ गया। और हम देखते हैं कि कई जगहों पे जो हिंदी बोली है वो हिंदुस्तानी बोली के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द उसमें सम्मिलित किए गए जो कि हिंदी के कभी भी अंग नहीं थे। तो जब हम बात करते हैं हिंदी की प्रगत शताब्दी की, जब हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं हज़ारों सालों की, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी का जो शुद्ध स्वरूप है उसके बारे में कहीं ना कहीं शोध करने की भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसको लाने की भी ज़रूरत है? नहीं, इसे आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि वर्तमान जो स्वरूप है, आप हिंदी को व्यवहार में यदि देखें तो
अंग्रेजी बोलने और समझने वालों का कुल प्रतिशत हमारी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो 2% है जी। बावजूद इसके अधिकांश कार्य अंग्रेजी में होते हैं। और आप कार्यालयों की बात करें, जो आम जनमानस जो सामना करता है वो तहसील से लेकर न्यायालय तक जाता है, वहाँ पर उसके जितने भी काम है वे अंग्रेजी में होते हैं। जी। अब जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं उसमें क्या लिखा है, क्या बोला गया है, तो वो अपने न्याय से भी एक प्रकार से वंचित रहते हैं। उन्हें तो उनके साथ क्या न्याय हुआ, उनके कार्य की क्या प्रगति हुई, उसके लिए भी अधिवक्ताओं के सहारे रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि स्थानीय भाषाओं में या हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए कुछ ऐसे काम नहीं हुए हैं। हाँ, यदि कोई प्रार्थना करता है माननीय न्यायालय के समक्ष तो स्थानीय भाषा में भी उसे न्याय की जो प्रक्रिया है या उनके प्रति जो न्याय हुआ है उसको बताने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि न्यायालय के अंदर उसके अधिवक्ता ने उसके लिए क्या क्या दलीलें प्रस्तुत की है। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदी का जो एक मेल या उसमें काफ़ी भाषाएं घुस गई है, उसका यही है कि हमारी जो शासन में है और राजकीय उसमें कार्यवाही में हिंदी के साथ काफ़ी भाषाएं मिल गई है। अब हम राजस्व की तरफ अगर जाएं तो और हितेंद्र शर्मा जी, कई बार कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अंग्रेज़ी को इसलिए भी बढ़ावा दिया गया कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बाकी विश्व के साथ भी मुकाबला करना था। पराधीन मुल्क थे हम, गुलाम मुल्क थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम अंग्रेज़ी को तरजीह देते और पढ़ाई में अंग्रेज़ी को लाते तो हम उन देशों का मुकाबला कर सकते थे। इस तथ्य से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये धारणा हमारे यहाँ पर है, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा भी इतनी व्यापक रूप में नहीं है। जैसे हमारा एक कहा जाता है कि विज्ञान की तरक्की के लिए और वैज्ञानिक तौर पर तरक्की करने के लिए हमें अंग्रेज़ी भाषा आनी चाहिए जी। लेकिन जर्मन, चीन, अमेरिका, अनेकों ऐसे देश हैं जिन्होंने काफ़ी तरक्की की है विज्ञान में, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी जो स्थानीय भाषा है उसी को तरजीह दी है। अंग्रेजी उनके लिए कभी ऐसे विशेष नहीं रही। जी। लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो इस प्रकार की है कि अंग्रेजी हमारे ऊपर हावी है। जी। अंग्रेजियत हमारे ऊपर हावी है। जो एक संदर्भ मैं जोड़ना चाह रहा था कि हमारे जो जितने भी राजकीय कार्य हैं या राजस्व संबंधित जो कार्य होते हैं, यदि हम उसकी तरफ नज़र देखें तो वो स्थानीय भाषा में भी होते हैं, लेकिन बावजूद उसके उसमें उर्दू और फारसी के दखल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हम कानून व्यवस्था के लिए अपने पुलिस स्टेशन जाता है आम आदमी, और पुलिस स्टेशन में क्या है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कुछ स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उर्दू और फारसी का काफ़ी दखल रहता है। या यूँ कहें कि इतनी भाषाओं का दखल होने के बावजूद जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी को साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ ये कुछ अन्याय है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में ये प्रक्रिया क्या चल रही है। जी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये अभी भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक इतिहास रहा है पराधीनता का, गुलामी का, तो उसको भी जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने बखूबी बताया कि अगर आप न्यायालय जाते हैं या पुलिस में जाते हैं या आप अपने कोई सरकारी कार्य के लिए तहसीलदार के पास भी जाते हैं, तो जमाबंदी, शजरा नसब, अक्सरी, इस प्रकार के शब्द उर्दू फारसी के उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे गुलामी की मानसिकता भी प्रतीत होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, संविधान की जब हम बात करते हैं, हमारे देश के संविधान की हम बात करते हैं, राजभाषा का दर्जा हिंदी को उसमें दिया गया है, तो संविधान में हिंदी का क्या दर्जा और क्या महत्व है? देखिए, संविधान सभा में काफ़ी लंबी बहस हुई। काफ़ी लंबी बहस के बाद जो है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, और उसी उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाए जाते हैं। अब संविधान के अनुसार हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा होगी और हिंदी में ही सारे कार्य होंगे, लेकिन बावजूद इसके जो हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या इससे कदम पीछे खींचना जैसे नहीं है?
जबकि भारत के संविधान में जो है हिंदी को जो दर्जा मिला है और देवनागरी लिपि को जो एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है, वो बावजूद उसके भी जो है अंग्रेजी का प्रयोग करना ये मुझे कहीं उचित नहीं लगता है। जी, और कहीं ना कहीं सफ़र ये जारी है। जब हम राजभाषा से राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, हमारी तो मातृभाषा ही हिंदी है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें या फिर पश्चिम भारत की बात करें, ईस्ट की तरफ भी अगर हम जाएं, पूर्व की तरफ भी जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी में वार्तालाप करते हैं, हिंदी में सोचते हैं। बाहर देश की बात करें, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी लोग हैं जो बाहर देशों में बसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी, और कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हितेंद्र शर्मा जी, आप काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं। हिंदी का आपके साथ, आपके, मुझे लगता है कि आपके दिल के साथ बड़ा गहरा नाता है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को एक कविता हिंदी के इस उपलक्ष्य पे सुनाएं। जी, हमने अभी तक जो बातचीत की, जो संवाद हमारा हुआ है, और जो कुछ भी उससे निकल के आया उसे एक कविता और थोड़ा सा उसे गीत के रूप में पेश करने की मैं कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपके जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो हमें लाइव देख व सुन पा रहे हैं, उन्हें ये पसंद आएगा। जी। हमने सोचा था हिंदी संवर जाएगी, देश की भाषा सम्मान पा जाएगी, जब आज़ादी मिली खेल ऐसा हुआ, हिंदी अंग्रेजी भाषा की दासी बनी, बोला बस कुछ बरस ठहरो हो जाएगा, हिंदी काबिल बने सबको स्वीकार हो, राष्ट्रभाषा तो हिंदी को होना ही है, थोड़ी मजबूरियां हैं जरा झेल लो, तब से अंग्रेजी की गठरी सर पे लिए, हम किधर जा रहे हैं हमें क्या पता, राष्ट्रभाषा बनेगी ये हिंदी कभी, अब तो दिन में दिखा कोई सपना सा है, कहने को हम दहाड़े यूएनओ में गूंजी भारत के जनगण के मन तालियां, हो गया ऐसा ऐलान मगर फिर यहाँ हैंडू नोजू पढ़ाएंगे अंग्रेजी में, ऐसी घुट्टी पिलाई अंग्रेजों ने, माँ को मौसी बताना चलन हो गया, जिसने अंग्रेजी सीखी वे सब उड़ गए, टाई वाले विदेशों में ही जा बसे, ऐसा सन्नाटा क्यों है, अरे कुछ कहो, माँ का आंचल संभाले तुम ही लाल हो, हिंदी वाले पखारेंगे माँ के चरण, माँ की गोदी में सर रख पसर जाएंगे। ये एक गीत है हिंदी की सेवा में। सर, बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे शब्दों का चयन आपने किया और इतना अच्छा गीत हमारे दर्शकों को सुनाया। क्या प्रेरणा रही, और ये जो रचना है इसके पीछे कितनी, और समय कितना लगता है जब आप इस प्रकार के कोई गीत को या फिर कोई कविता को जब आप लिखना शुरू करते हैं? देखिए, प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में बात की कि जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो मातृभाषा के माध्यम से होती है, और जब अपनी भाषा, अपनी बोली के लिए हम कुछ लिखना चाहें तो उसके साथ जो कुछ भी बीता है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाता है, और क्या क्या संघर्ष हैं, और किसी भी विषय को लेकर के जब हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो स्वतः ही अंदर से विचार निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये शायद माँ सरस्वती का और माँ जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसका आशीर्वाद हम सब पर है कि हम लिख पाते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। जी, हितेंद्र शर्मा जी, हिंदी की जब हम बात करते हैं, हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, क्या ऐतिहासिक पल रहे हैं हिंदी के, और जब हम गौरवान्वित होने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हिंदी से हम गौरवान्वित हैं, तो क्या गौरवशाली पल हिंदी के रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, हमारे देश की मंत्री सुषमा स्वराज जी ने जो हिंदी में वक्तव्य दिए हैं उनका ऐतिहासिक महत्व भी है, और वो हिंदी के गौरव को बढ़ाते हैं।
वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यूएनओ में और अनेक विदेशी मंचों पर हिंदी में बेहद महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं। हाल ही में दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ जी, वहाँ पर हिंदी में जो भाषण दिए वो काफ़ी चर्चा में रहे, विदेशी मीडिया में उसकी काफ़ी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी प्रमुख भाषण हिंदी भाषा में रहे और पूरा विश्व हमें देखता रहा और ये लगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, हिंदी भाषा को, हमारी मातृभाषा को इतना मान सम्मान मिलता है तो ऐसी क्या समस्या है कि अपने ही देश में हम हिंदी को स्वीकार करने में असमर्थ से महसूस होते हैं, हम अपने हिंदी को राजकीय भाषा बनाने में भी असमर्थ से होते हैं। तो एक तरफ तो ऐसा गौरवशाली इतिहास है जहाँ हिंदी को आप देखते हैं कि हिंदी का जादू चला है। जी, यदि स्वामी विवेकानंद जी के संबोधन की भी बात करें तो उन्होंने जब कहा वो दिल से कहा और अपनी मातृभाषा में कहा, इसलिए वे आज चर्चित हैं। ऐसा नहीं है कि उस सभा में उससे पहले इस प्रकार के संबोधन नहीं हुए। जी, तो कहते हैं कि हिंदी में इतना एक तरह का एक आकर्षण भी है और वो जो सभी को आकर्षित भी करता है और सभी को प्रभावित भी करता है। जी। और हितेंद्र शर्मा जी, कहा यह जाता है कि हिंदी भाषा की अगर हम बात करें काफ़ी मीठी बोली है, मीठे शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और हम देखते भी हैं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं हिंदी में जो कहीं ना कहीं आदर को दर्शाते हैं, आदरपूर्वक भी वो काफ़ी सारे शब्द होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी की जब हम बात करते हैं, हिंदी कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम हिमाचल की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें, इन सब क्षेत्रों की अपनी एक अलग प्रांतीय बोली तो है ही, पर कहीं ना कहीं हिंदी हम सबको इकट्ठा करती है, हम सबको एक साथ जोड़ती है। इस तथ्य से आप कितना सहमत हैं? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया, लेकिन आपने जो गिनाया ये हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। अब हिंदी की जो स्वीकारता है और उत्तर भारत की जितनी भी आंचलिक भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वे हिंदी को समृद्ध करती है और हिंदी जो है उसमें निखार भी आ रहा है और वो जो आंचलिक भाषाएं वो भी समृद्ध हो रही है। लेकिन जो ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा का सफ़र है, ये जैसे ही आप दक्षिण की तरफ जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हिंदी का विरोध होता है जी, और हिंदी के विरोध में प्रदर्शन होते हैं। तो ये हमारे भाषा को, हिंदी भाषा को काफ़ी कमज़ोर करता है कि हम इसे पूरे राष्ट्र में किस प्रकार से लागू कर पाएँ। जी सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, राष्ट्रभाषा की हम बात करते हैं, हम तो मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा भी हिंदी है, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का समय है और हिंदी साहित्य जिसे बढ़ावा मिले जी, और जो हमारी स्थानीय भाषा है, आंचलिक भाषा है, उसका बहुत सा साहित्य मौखिक है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार वो मौखिक साहित्य को एकत्रित करने का प्रयास करे। जी, हितेंद्र शर्मा जी, आप कार्यक्रम वागधारा में हमारे साथ आए और हिंदी के बारे में आपने इतना कुछ हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के वागधारा कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।